नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म। आइए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हमारे एडजेक्टिव के टॉपिक को। चलिए आज इसकी लास्ट क्लास एडजेक्टिव की आज कंप्लीट हो जाएगा अपना। दोस्तों ये हमने ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ रखा है कि एक वर्ड होता है ईदर और एक क्या होता है नीदर। एक होता है ईदर और एक होता है नीदर। ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। ईदर का मतलब क्या है? दो में से कोई एक। मान लो हमारे पास दो चीजें हैं, उसमें से अगर अपने को एक चीज सिलेक्ट करनी है तो अपन क्या यूज करेंगे? ईदर का यूज करेंगे। नीदर का मतलब है तो दो में से कोई नहीं, ना तो ये चाहिए और ना ही ये चाहिए। जब दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए तो क्या यूज करते हैं? नीदर। यानी यहां से सीधी सी एक बात समझ में आई कि ईदर और नीदर का इस्तेमाल हम सिर्फ क्या करते हैं? दो चीजों के लिए करते हैं। अगर कभी भी दो से ज्यादा होगी तो हम यूज, तो फिर क्या करेंगे? अगर चीजें दो से ज्यादा है तो ईदर की जगह पे तो क्या यूज करो? एनीवन। और नीदर की जगह पे क्या यूज करो? नन। बात समझ में आ गई? दो चीजों के लिए ईदर और नीदर, दो से ज्यादा के लिए एनीवन, यानी बहुत में से एक छांटनी है तो एनीवन, अगर बहुत में से कोई नहीं चाहिए तो नन। एग्जाम्पल देखो भाई, हाथ तो दो होते हैं ना, तो एनीवन थोड़ी आएगा, इधर आएगा। नन ऑफ टू गर्ल्स, दो लड़कियों की बात हो रही है तो नीदर आएगा। थ्री बॉयज की बात हो रही है तो इधर थोड़ी आएगा, तीन तो दो से ज्यादा हो गए, एनीवन आएगा। अब स्टेट्स के इंडिया में वो तो दो से ज्यादा है तो नन आएगा। बोलो जी, कोई डाउट है? आओ जी आगे देखते हैं। अच्छा, इधर हमें लगता है कई की बार कि इधर का नेगेटिव है ना नीदर होता है। ऐसा नहीं है भाई। देखो आप समझो क्यों नहीं हो सकता। मान लो दोस्तों दो चीजें हैं, इधर का मतलब क्या है? दो में से एक। और इधर का नेगेटिव क्या होना चाहिए? दो में से एक नहीं। मतलब दो में से एक, ये मान लो ए है और ये बी है, इधर का मतलब है दो में से कोई एक। और इधर का नेगेटिव क्या होना चाहिए? दो में से एक नहीं, यानी बचा हुआ दूसरा। ये हुआ ना। लेकिन नीदर की हिंदी क्या होती है? दो में से कोई नहीं। तो यानी दोनों की बातों में फर्क आ गया। नीदर का मतलब तो होता है ना तो ये ना तो ये, दोनों ही नहीं। लेकिन इधर की नेगेटिव का मतलब है ये वाला नहीं वो वाला। तो इधर को नेगेटिव बनाने के लिए नीदर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इधर का मतलब होता है दो में से किसी एक की बात करता है, और जबकि नीदर किसकी बात करता है? दोनों में से कोई नहीं। तो अपने को इधर की हिंदी बनाने, इधर का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इधर के साथ में नोट का प्रयोग करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? नोट का प्रयोग करना चाहिए, कभी भी नीदर का नहीं करना चाहिए। क्योंकि नीदर क्या करता है? दोनों ऑप्शन को कैंसिल कर देता है, जबकि इधर नोट क्या करता है? एक को कैंसिल करता है, दूसरे को रखता है। एग्जाम्पल देखते हैं। I know that both China and Japan are developed countries, but either of them is not so developed. Either of them मतलब दो में से एक को हटा दिया, नेगेटिव बात कर रहा है, इधर नोट। दोस्तों जब हमें चॉइस का पता हो, भाई दो में से कौन सा, जब हमें पता है इधर का मतलब है दो में से कोई एक, यानी एक वो कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। लेकिन जब हमें ये पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं तो वहां पे वन लगाना चाहिए। इधर भी नहीं आएगा, एनीवन भी नहीं आएगा, क्या आएगा? वन आएगा। एग्जाम्पल देखो, वन ऑफ माई आईज इज इचिंग। अब मान लो दो आंखें हैं यार, अब आप सोचोगे आंखें तो दो है तो इधर लगा दे। भाई एक आंख में दर्द हो रहा है तो वो हमें पता है ना कौन सी में हो रहा है, चॉइस को पता है। जब हमें पता होता है तो आप वहां पे हमेशा क्या यूज करो? वन का इस्तेमाल करो। ठीक है जी, ये अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ रखा है। इधर, नीदर, एवरीवन, नन, इन सबके साथ कौन सी वर्ब आती है? जैसे इधर के साथ वाज है, नीदर के साथ इज है, एनीवन के साथ हैज है, नन के साथ में इस है। ये अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ रखा है। दोस्तों जो इधर है, देखो चार चीजें ना यहाँ पे, चार कौन सी है? इधर, नीदर, एनीवन और नन। ठीक है, ये दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या बात पड़ी? इधर, नीदर और एनीवन ये तो होते हैं एडजेक्टिव। इधर भी एडजेक्टिव है, नीदर भी एडजेक्टिव है और एनीवन भी एडजेक्टिव है, किंतु जो नन है वो एडजेक्टिव नहीं है। इधर, नीदर, एनीवन के साथ में सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर ही वर्ब आती है, ये आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके हैं। लेकिन नन के बाद में नाउन नहीं आ सकता, नन के बाद में नाउन नहीं आ सकता। अपने को वहां पे क्या यूज करना चाहिए? नन ऑफ यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? नन ऑफ। नन बॉयज नहीं बोल सकते आप, नन ऑफ द बॉयज बोल सकते हो। ठीक है,
लिख रखा। इन सच अ सिचुएशन या तो नो यूज करो नन की जगह, या फिर क्या यूज करो, नन ऑफ। दो ऑप्शन है, नन प्लस नाउन यूज नहीं कर सकते, नाउन से पहले या तो नो लगाओ या फिर नन ऑफ लगाओ। एग्जांपल देखो, इधर हाउस इज माइन, सही है क्योंकि हाउस की विशेषता बता रहा है इधर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, नन हाउस, गलत हो गया क्योंकि नन के बाद में हाउस यानी नाउन नहीं आ सकता, तो इसको कैसे ठीक करोगे, नन ऑफ द हाउस, या फिर क्या लगा सकते हो, नो हाउस, ठीक है। चलो जी, बोथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, दोनों। बोथ प्रोनाउन भी है और बोथ, और ये मैं आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं कि बोथ के बाद में प्लूरल नाउन आता है और प्लूरल वर्ब आती है। क्यों आती है, क्योंकि चीजें दो हो गई। बोथ बॉयज आर, बोथ द कंट्रीज हैव। बोथ के साथ में हमेशा कंजंक्शन कौन सा आता है, एंड आता है। बोथ के साथ में हमेशा कंजंक्शन कौन सा आता है दोस्तों, एंड आता है। अच्छा एक चीज देखो, बोथ नाउन एंड नाउन ये सही होता है। कई बार पता है एग्जाम में क्या होगा, बोथ को बाद में रख देगा, यानी इस बोथ को उठाया और आखिरी में रख दिया। जैसे देखो, नाउन एंड नाउन बोथ, ये क्या गलत है। बोथ हमेशा पहले आएगा, बोथ कभी बाद में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो, बोथ यू एज वेल एज यूर फ्रेंड हैव, बात सही है, बात सही है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, एज वेल एज नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बोथ के साथ में कौन सा कंजंक्शन आता है, एंड आता है। बोथ यू एंड यूर फादर, क्योंकि बोथ के साथ कभी एज वेल एज नहीं आता, बोथ के साथ में एंड आता है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, एंड विल बी यूज इंस्टेड ऑफ एज वेल एज। मतलब बात समझ में आ गई आप लोगों को कि यहाँ पे एज वेल एज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एंड आएगा। अगला एग्जांपल देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ, गलत हो गया, बोथ बाद में आ ही नहीं सकता। क्या आएगा, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये रहा, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी रिवॉर्डेड, सही है, बोथ भी है, फिर नाउन है और वो एंड से जुड़े हुए हैं, सही है। चलो दोस्तों, ये जो भी आप पढ़ रहे हैं ना बोथ के बारे में, ये हम नेगेटिव वाक्य में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोथ का इस्तेमाल हम नेगेटिव वाक्य में नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना चाहिए, नीदर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका बोथ का मतलब क्या होता है, तो दोनों के दोनों नहीं, तो क्या यूज करते हैं, नीदर। ये तो पढ़ा है ना, नीदर का मतलब क्या है, दोनों के दोनों नहीं। बोथ बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, मतलब दोनों के लड़के इंटेलिजेंट नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो क्या यूज करोगे आप, नीदर बॉय। नीदर के बाद में आपको पता कौन सा आता है, सिंगुलर आता है। बोथ आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, बोथ आर आ ही नहीं सकता नेगेटिव में, क्या आएगा, नीदर इज। क्लियर। ऐसे ही दोस्तों, जब बोथ एज अ प्रोनाउन यूज होएगा ना, वहां पे भी आप उसको नेगेटिव में नहीं लगा सकते, वहां पे भी नीदर ही लगाना है। जैसे बोथ ऑफ यू आर नॉट हैप्पी, क्या आएगा, नीदर ऑफ यू इज हैप्पी। अब यहाँ पे मैंने नोट क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे भी देखो नोट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नीदर खुद ही नेगेटिव वर्ड है ना। ठीक है, चलो जी दोस्तों, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा कहाँ पे, ये इज यू के लिए नहीं है, ये इज नीदर के लिए है। तो तुम में से कोई नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो सिंगुलर वर्ब आएगी। चलो जी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जी। दोस्तों जो एडजेक्टिव होते हैं ना, वो एट्रीब्यूट नेचर के भी होते हैं और वो प्रेडिकेटिव नेचर के भी होते हैं। एट्रीब्यूटिव नेचर के भी होते हैं और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद में नाउन आता है, और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होते हैं जिनके बाद में नाउन नहीं आता। तो दोस्तों ये जो लिख रखे हैं ना, ये सारे के सारे कैसे हैं, प्रेडिकेटिव हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं, यानी इन एडजेक्टिव के बाद में कभी भी नाउन नहीं आएगा। यहाँ पे सिक नहीं आएगा, मैंने बस इतना बता रखा है, इल का मतलब सिक है, यहाँ से चाहिए वर्ड काट लो, इस लिस्ट में सिक नहीं आएगा। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसका सिर्फ मतलब बता रखा है, सिक वर्ड के बाद में नाउन आ सकता है। बात समझ में आई आपको, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, इन वर्ड्स के बाद में कभी भी नाउन नहीं आएगा, ठीक है। आई एम फीलिंग इल, बात खत्म, इल के बाद में नाउन लिखने की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ एग्जाम्पल देख लो, देखो जी एग्जाम्पल, अफ्रेड के बाद में, अफ्रेड के बाद में कोई नाउन नहीं है, अफ्रेड के बाद में नहीं है, अलोन के बाद में नहीं है, अलोन के बाद में कोई नाउन नहीं है, स्लीप के बाद में नहीं है, लेकिन अफ्रेड के बाद में गर्ल कैसे आ गया? आ ही नहीं सकता। अफ्रेड के बाद में गर्ल तो आ ही नहीं सकता, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अफ्रेड की जगह कुछ ऐसा शब्द लिखो जिसका मतलब वही हो जो अफ्रेड का है। क्या यूज कर दो? टिमिड या फिर फ्राइटेंड गर्ल। बात समझ आई? ऐसे ही अगर मान लो कहीं पे इला रखा है, जैसे आई एम गोइंग टू मीट माई इल फ्रेंड। अब दोस्तों आपको पता है यार, इल के बाद में नाउन आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना, तो अपने को यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना है कि जिसका मतलब सेम हो। सिक फ्रेंड, इल। अच्छा एक चीज देखना, जहां पे पूरे इंग्लिश की बता रहा हूँ, जहां पे मैं बहुत सारे वर्ड्स लिखवाता हूँ, जैसे अभी देखा आपने बहुत सारे वर्ड्स थे, तो उसमें से आपको लगता है कि हम याद कैसे करें? जो जो मैं एग्जाम्पल उठाता हूँ ना, उस एग्जाम्पल में जो जो वर्ड्स आ रखे हैं मोस्टली एग्जाम में वही आते हैं, चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन है। अपन जितने भी अब तक चैप्टर्स पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे भी देखो, अफ्रेड, अलोन, अस्लीप, अफ्रेड, टिमिड, इल, यही वर्ड्स एग्जाम में ज्यादा आते हैं, तो इसलिए एग्जाम्पल में वही उठा रखे हैं। ठीक है, चलो जी दोस्तों, जो इल शब्द है, इल शब्द है वो, उसके दो मतलब होते हैं इल का। एक तो इल का मतलब होता है बीमार, इल का मतलब क्या है, और जब इल का मतलब बीमार होता है तो इसका मतलब वो प्रेडिकेटिव है, यानी उसके बाद में कोई नाउन नहीं आता। एक होता है इल का मतलब होता है बैड या हार्मफुल, हानिकारक, अपन नहीं बोलते इल अफेक्ट, यानी हार्मफुल इफेक्ट, बुरे परिणाम, बुरे परिणाम, परिणाम मतलब नाउन, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एट्रीब्यूटिव। यानी सीधी सी बात है, इल के दो मतलब है, एक तो होता है हार्मफुल इफेक्ट्स, और दूसरा क्या होता है, बुरे परिणाम हो गया, और दूसरा क्या होता है, बीमार। आई डोंट लाइक दोज इल हैबिट्स ऑफ योर्स, यहाँ पे इल हैबिट्स का मतलब क्या है, बुरी आदतें। यू शुड नॉट बियर इल फीलिंग्स, इल फीलिंग्स का मतलब क्या है, बुरी। शी हैज बीन इल फॉर लास्ट फ्यू डेज, यहाँ इल का मतलब क्या है, बीमार। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर इल मदर, इल मदर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे इल की जगह क्या आएगा, सिक मदर। इल का प्रयोग बैड के अर्थ में कभी व्यक्ति के साथ नहीं होता, अगर व्यक्ति के लिए इल आए ना, मतलब वो बीमार की बात कर रहा है। ठीक है, चलो जी। ऐसे ही दोस्तों, लेट के दो मतलब होते हैं, एक तो लेट का मतलब क्या होता है, स्वर्गीय, एक तो लेट का मतलब क्या होता है, और जब लेट का मतलब स्वर्गीय होता है ना, तो वो दोनों हो सकता है, एट्रीब्यूटिव भी और प्रेडिकेटिव भी। एक लेट का मतलब होता है विलंब होना, देरी होना, ये प्रेडिकेटिव होता है। जैसे आई कांट फॉरगेट माई लेट वाइफ, लेट वाइफ का मतलब क्या है, स्वर्गीय पत्नी। द ट्रेन इज रनिंग लेट बाय 20 मिनट्स, इस लेट का मतलब क्या है, लेट, विलंब होना। लेट कमर्स विल बी पनिश्ड, लेट कमर्स का मतलब क्या है, लेट आने वाले। चलो दोस्तों, हमने ना जब इस एडजेक्टिव को पहले दिन पढ़ा था, तब हमने एक चीज देखी थी कि सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, एक मिनट ना, दोस्तों इसमें ना एक छोटा सा चेंज करना, इसमें एक चेंज करना, ये चेंज कर लो जी। अब देखो ये
टाइपिंग मिस्टेक थी, पर मेरे को पता कैसे पता चला, अब खुद सोचो। जब मैं लेट का मतलब स्वर्गीय लिख रहा हूं, तो स्वर्गीय का के तो नाम लिखना पड़ता है बंदे का, है ना। इसका मतलब तो स्वर्गीय के बाद में नाउन तो आएगा आएगा, तो वो एट्रीब्यूटिव होता है, प्रेडिकेटिव तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एट्रीब्यूटिव कौन सा होता है, जिसके बाद में नाउन आए। और लेट का मतलब है विलंब, लेट का मतलब क्या है, विलंब। इसका मतलब दोनों है, इसके बाद में नाउन आ भी सकता है, प्रेडिकेटिव हो गया, और यहाँ एट्रीब्यूटिव लिख लो, यहाँ क्या आएगा, एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव। ये एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है और ये प्रेडिकेटिव भी हो सकता है, एट्रीब्यूटिव। देखो ये ना नाम इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि लेट का मतलब होता है स्वर्गीय, तो स्वर्गीय नाम भूल जाओ चाहे आप, एट्रीब्यूटिव प्रेडिकेटिव, इतना याद रखो कि स्वर्गीय के बाद में, लेट के बाद में नाउन आएगा। लेकिन अगर लेट का मतलब है विलंब, तो बिना नाउन के भी आ सकता है और नाउन के भी आ सकता है, डिपेंड करता है उसका मतलब क्या है। जैसे एग्जांपल देखो आप, ये वाला एग्जांपल देखो, द ट्रेन इज रनिंग लेट। अब यहाँ पे इसका नाउन है ही नहीं, वो लेट चल रही है। यहाँ पे क्या है, लेट कमर्स, यहाँ पे लेट के बाद में नाउन है, यानी जब लेट का मतलब विलंब होता है उसके बाद में नाउन आ भी सकता है और नहीं भी। लेकिन जब लेट का मतलब स्वर्गीय है तो वहां पे नाउन आएगा। चलो जी, दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ना ऑफ अमंग आता है जब कोई भी प्लूरल नाउन दे रखा हो, ठीक है। सुपरलेटिव के डिग्री के बाद में ऑफ या अमंग आता है जब उसके बाद में कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन दे रखा है। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के बाद में इन आता है जब कोई जगह दे रखी है, जब कोई कलेक्टिव नाउन दे रखा है। जैसे राम इज द टोलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। बात समझ में आ गई। ओबामा इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड क्या जगह की बात हो रही है ना, तो ऑफ की जगह क्या आएगा, इन आएगा, ऑफ नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, इन आएगा, ऑफ नहीं आएगा, इन आएगा। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ द ग्रुप, ग्रुप क्या है दोस्तों, कलेक्टिव नाउन है ना, तो अब यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, इन आएगा। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, ऑल क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या लगा दिया, ऑफ लगा दिया। शी इज द मोस्ट स्टडीएस अमंग ऑल द गर्ल्स, गर्ल्स क्या प्लूरल है, तो क्या लगा दिया, अमंग लगा दिया। दिस इज द मैटर यूज, दिस इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द बुक्स, बुक्स क्या प्लूरल है, तो ऑफ लगा दिया। सीधी सी बात है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में तीन चीजें आती है जनरली, ऑफ अमंग इन। इनका इस्तेमाल आप याद रख लेना बस, कि जब कोई प्लेस प्लेस है तो इन लगाएंगे, और कब समूहवाचक संज्ञा है, कलेक्टिव नाउन है, तो भी इन लगाएंगे। कभी भी है ना बेस्ट ऑफ द लोट या बेस्ट ऑफ द बंच नहीं लिखा जाता, गलत होता है। एक और क्वेश्चन में आ जाता है, ये मेंस के एग्जाम में तब लिख रखा है कि कभी भी द बेस्ट ऑफ द लोट या बेस्ट ऑफ द बंच नहीं होना चाहिए। चलो, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री प्लूरल प्रोनाउन के बाद में इफ नोट द एस डी प्लस नाउन आता है। सीधी सी बात दोबारा समझो क्या है, अगर वन ऑफ द आ रखा है, अगर कभी भी वन ऑफ द आ रखा है कहीं पे भी, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद में इफ नोट द सुपरलेटिव डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे इस सुपरलेटिव के बाद में नाउन पक्का आएगा। देखो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आने के चांसेस है बिल्कुल 1%, आज तक तो कभी एग्जाम में देखा नहीं गया, ठीक है। अगर कभी भी वन ऑफ द आ रखा है, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री है, तो प्लूरल नाउन आएगा। अब आपने इसका मारा रट्टा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं वन ऑफ द, भाई किस में से एक, बहुत में से एक होगा ना, तो सीधी सी बात है रट्टा छोड़ दो इसको, ये क्या भाड़ में भाई, वन ऑफ के बाद में नाउन आएगा प्लूरल, क्योंकि उसमें से तो एक छांटूंगा। जब मैंने प्लूरल नाउन लिखा ही नहीं तो किस में से एक छांटूं, तो इसका मतलब प्लूरल नाउन लिखना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है। आगे बात समझ में कि वन, ये तो आपको मैंने सब्जेक्ट एग्रीमेंट में भी पढ़ाई है, वन ऑफ द के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि जब तक प्लूरल नाउन होगा ही नहीं तब तक एक छांटोगे कैसे आप। ही इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट, क्या भाई स्ट्रोंगेस्ट क्या, आगे वो तो बताओ ना, क्या लिखना पड़ेगा, बॉयज। अभी मेरे को कैसे पता चला बॉयज आएगा, क्योंकि बात खुद ही आप कॉमन सेंस लगाओ, इंग्लिश के रूलर रट्टा मारने के लिए नहीं, समझने के लिए। ही इज वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट,
भाई स्ट्रोंगेस्ट क्या, आगे लड़के लिखने तो पड़ेगा ना, तो अपन ने लिख दिया बॉयज। बात समझ में आ गई? चलो दोस्तों, सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव, ये थोड़ा सा ना याद करने वाली चीज है। कैसे है? कई की बार क्या होगा दोस्तों, जब किसी एक चीज की बहुत सारी विशेषताएं बता रखी है, जैसे कोई लड़का है, सुंदर है, उसके हेयर्स ब्लैक है, उसकी स्किन टोन डार्क है, उसकी हाइट लंबी है, वो मोटा है, या फिर मतलब कुछ भी मान लो, उसके बारे में बहुत सारी विशेषताएं बता दी, तो उन विशेषताओं को सही क्रम में लगाना पड़ता है कि पहले कौन सी विशेषता आएगी, फिर कौन सी विशेषता आएगी, फिर कौन सी विशेषता आएगी। बात समझ में आ गई? अब उन विशेषताओं का कर्म क्या है, ये रहा उनका सही कर्म। मैं इसको एक बार छोटा करके दिखा देता हूं आपको। ये है उसका सही कर्म। सबसे पहले आपको ओपिनियन बताना है, खुद का मतलब उसको देख के आपका क्या विचार आया, सुंदर है, ब्यूटीफुल है, फिर साइज बताना है, जैसे बिग, स्मॉल, टॉल, फिर उसकी फिजिकल क्वालिटी बतानी है, कोई थिन है, रफ है, उसके बाद में आपकी शेप बतानी है, राउंड है, स्क्वायर है, फिर उसकी एज बतानी है, यंग है, ओल्ड है, फिर आपको कलर की बात करनी है, फिर ओरिजिन की बात करनी है कि वो आया कहाँ से, डच का है, जापानीज है, टर्किश है, इंडियन है, चाइनीज है, फिर आपको मटेरियल बताना है कि वो मेटल का बना है, वुड का बना है, फिर आपको टाइप बताना है, जर्नल पर्पस, फोर साइडेड, यू शेप्ड, ब्रेड लाइक, फिर उसके बाद आपको पर्पस बताना है कि उस चीज का उद्देश्य क्या है, क्लीनिंग, कुकिंग, हैमरिंग। बात समझ आ गई? अब इसको एक मगर ऐसे लिखूं, मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं। हम लोग जब कंप्यूटर खरीदते हैं ना, तो उस कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया है तो अपना कंप्यूटर टॉप चलता है, फर्स्ट क्लास चलता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बढ़िया कैसे आएगा? जब आप उस पर पैसा खर्च करोगे। ऑपरेटिंग सिस्टम पे पैसा खर्च करो, कंप्यूटर टॉप चलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पे पैसा खर्च करो, कंप्यूटर टॉप चलेगा। ओएस, पीएसए, सीओएम, टीपी, आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हो। ठीक है जी दोस्तों, बात ये छोटी सी ट्रिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे पैसा खर्च करो, कंप्यूटर टॉप चलेगा। आओ जी, ये रहे इसके एग्जांपल। देखो, इट वॉज मेड ऑफ अ स्ट्रेंज ग्रीन मेटेलिक मटेरियल। स्ट्रेंज क्या है दोस्तों? आपका ओपिनियन। ग्रीन क्या है? कलर। और ये क्या है? किस चीज का बना है, किस चीज का मटेरियल? तो सबसे पहले क्या आता है? ओपिनियन। उसके बाद में क्या आता है? कलर। और फिर क्या आता है? मटेरियल। क्लियर है हम तक बात? आगे देखो, इट्स अ लॉन्ग नैरो प्लास्टिक ब्रश। इट्स अ लॉन्ग नैरो प्लास्टिक ब्रश। लॉन्ग क्या है दोस्तों? साइज है। नैरो क्या बता रहा है? शेप है। और प्लास्टिक क्या दिखा रहा है? मटेरियल। पेंटोन इज अ क्या? ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे ये लिख के दे दिया, पेंटोन इज अ राउंड इटालियन ब्रेड लाइक क्रिसमस केक। अब ये ना सीक्वेंस हटा देगा, भाई ब्रेड लाइक को पहले रख देगा, राउंड को बाद में रख देगा, इटालियन को तीसरे नंबर पे रख देगा। तो आपको उनका सही क्रम पता होना चाहिए कि राउंड तो इसकी शेप है, और इटालियन तो ये है कि आया कहां से है, ओरिजिन है, और ब्रेड लाइक क्या है? पर्पस से पहले वाला कौन सा था आपका? टाइप है। पर्पस से पहले वाला क्या था? टाइप है। ये रहा टाइप में, टाइप ब्रेड, ब्रेड लाइक। तो सर टाइप तो लास्ट में आना चाहिए, लास्ट में है। और उसके बाद में क्या? इटालियन क्या है? ओरिजिन, टाइप से पहले आना चाहिए, पहले है। और राउंड क्या है सर? शेप तो इससे भी पहले होती है, तो पहले है। समझ में आया क्या क्वेश्चन कैसे आता है? ऐसी। अच्छा, ये जो एग्जांपल लिखे हैं ना मैंने, पांचों एग्जांपल, ये सारे पांचों के पांचों प्रीवियस ईयर है, और वो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो एग्जांपल सारे मैंने वही उठा रखे हैं इस चैप्टर में जो जनरली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आप ये कर लीजिएगा। चलो जी, इसके साथ आपको आसान बनाने के लिए मैंने क्या रख दिया, इसके आगे नंबर लिख रखे हैं, ताकि आप वो देख पाओ कि क्या चीज है। और जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड्स भी वही उठा रखे हैं, ताकि आप जैसे मैंने देखो यहाँ पे नैरो लिखा, क्योंकि एक बार एग्जाम में नैरो आया था, तो कंफ्यूजन हो गया ये नैरो किस में रखें, तो मैंने यहाँ पे नैरो लिख दिया कि नैरो को किस में रखना है? शेप में रखना है। चलो दोस्तों, एक वर्ड होता है काइंडली। क्या होता है? काइंडली।
काइंडली क्या है? एडजेक्टिव है। काइंडली क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे ही दोस्तों काइंडली को नाउन से पहले यूज कर सकते हैं, काइंडली को नाउन से पहले यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति की बात नहीं होगी, व्यक्ति के नेचर की बात होगी, व्यक्ति के स्माइल की बात होगी, व्यक्ति के विचारों की बात होगी। बात समझ में आ गई? जब नाउन से पहले आप काइंडली की इस्तेमाल करते हैं तो वो उस व्यक्ति की बात नहीं करता, वो व्यक्ति के विचारों की, व्यक्ति के नेचर की, व्यक्ति के स्माइल की या फिर व्यक्ति के अप्रोच की बात करता है। ही इज अ काइंडली, ही इज अ काइंडली मैन, नहीं ही इज अ काइंड मैन, दयालु। इट आपको समझ नहीं आया आई थिंक? जब नाउन से पहले काइंड है ना, जब नाउन से पहले काइंड है तो वो उस इंसान की बात कर रहा है, लेकिन जब नाउन से पहले काइंडली है तो उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही, उस व्यक्ति के विचारों की, उसकी स्माइल की, उस अप्रोच की बात होती है। अब यहाँ पे उस आदमी की बात हो रही है, ही इज अ काइंड मैन, तो काइंड लगा दिया। तो यानी काइंड प्लस नाउन क्या बताएगा? उस व्यक्ति की ही बात करेगा। ये किसकी बात करेगा? उस पर्सन की बात करेगा। इट इज रियली नाइस ऑफ यू टू सो काइंडली टू अस, क्या आएगा? काइंड टू अस। शी गेव अ स्माइल आ गया, क्या आएगा? काइंडली स्माइल। एग्जाम में ना अगर काइंड आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब काइंड तो आप लगा ही सकते हो, चाहे कहीं पे भी लगा दो, लेकिन काइंडली का इस्तेमाल सिर्फ कहाँ करोगे? जब व्यक्ति की बात ना हो, व्यक्ति के स्माइल की या फिर उसके थॉट की बात हो रही हो। ये जो लास्ट में जितने भी पॉइंट चल रहे हैं ना, ये नॉर्मल एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। जो साधारण एग्जाम है, ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, ग्रुप बी, इनमें नहीं आते। जो मेंस के एग्जाम होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं अब लास्ट में करवा रहा हूँ ये पॉइंट्स। दोस्तों वेरी का क्या काम होता है? जब किसी देर पे हमें जोर डाल के बोलना हो किसी चीज को, वेरी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जब हम किसी पे कोई जोर डाल के कोई बात करते हैं, जैसे इसी, इन्हीं, वही, ये होता है वेरी का मतलब। वेरी से पहले डिटर्मिनर लगाते हैं, वेरी से पहले क्या लगाते हैं? डिटर्मिनर, जैसे कि दा हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, माई हो गया। शी वॉज स्टेइंग विद हिम इन दिस वेरी रूम। इन दिस रूम का मतलब क्या है? इस कमरे में। दिस रूम का मतलब इस कमरे में। दिस वेरी रूम का मतलब इसी कमरे में, मतलब उसी बात को अपन ने क्या किया? थोड़ा सा हल्का सा दबाव देके बात की। ही वॉज किल्ड बिफोर माई एवरी आईज। एक तो अगर मैं बोलता माई आईज, मेरी आंखों के सामने, और एक मैं बोलूं मेरी इन्हीं आंखों के सामने, मतलब थोड़ा सा क्या दिखा रहा हूं मैं? उस बात में प्रेशर दिखा रहा हूं, तो क्या आएगा? इन माई वेरी आईज। अभी मैंने क्या बोला कि वेरी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? थोड़े सा बात में दबाव देने के लिए। चलो दोस्तों, एक वर्ड होता है ओन। क्या होता है? ओन। ओन का मतलब क्या होता है? अपना। ओन का मतलब क्या है? अपना। इसका इस्तेमाल भी किस लिए करते हैं? एम्फेटिक एडजेक्टिव है या फिर एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक का मतलब क्या है? थोड़ा सा जोर डालने के लिए। कभी भी ओन से पहले ना तो एन आता ना दा आता। अब आप ये कोई आप में से ये मत करना इसका मतलब ए आएगा क्या, भाई ओ से पहले ये तो वैसे ही नहीं आता। सीधी सी बात याद रखना कि ओन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ओन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। ओन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकते हैं, जैसे माई ओन, योर ओन, आर ओन, हिज ओन, हर ओन। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है। ओन विद नाउन, अगर नाउन से पहले ओन दे रखा है मतलब वो एडजेक्टिव है, क्योंकि भैया नाउन की विशेषता तो एडजेक्टिव ही बताते हैं। लेकिन अगर नाउन विदा अगर ओन बिना नाउन के दे रखा है मतलब वो प्रोनाउन है। अब आप सोचोगे इसका रट्टा मारना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ, अगर कोई चीज नाउन के साथ है तो इसका मतलब वो नाउन की विशेषता बता रहा है, तो अगर वो नाउन के साथ हुआ तो इसका मतलब वो क्या है? एडजेक्टिव है। और प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के जगह पर आए, नाउन के साथ नहीं, जो नाउन के सर्वनाम वही तो होते हैं ना जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो अगर ओन दे रखा है बिना नाउन के तो मतलब वो क्या है? प्रोनाउन है। देखिए जी दोस्तों एग्जांपल, आई वांट टू लिव इन एन हाउस। एन तो आ ही नहीं सकता, ओन से पहले नहीं आ सकता ना। अब एक चीज देखो, क्या ओन के साथ में हाउस आया है दोस्तों? आया है ना। इसका मतलब ये क्या है? एडजेक्टिव है। और यहाँ पे आपको एक चीज और भी पता है कि ओन से पहले डिटर्मिनर आना चाहिए। तो अगर बात मेरी हो रही है तो मैं क्या लगाऊंगा? माई ओन हाउस। बात समझ में आ गई? शी कैन नॉट प्ले अप विद द फ्यूचर ऑफ द ओन चाइल्ड। ओन से पहले दा नहीं आएगा, ओन से पहले शी की बात हो रही है तो क्या आएगा?
हर ओन चाइल्ड, उसका अपना बच्चा, ठीक है। एवरीबडी वांट्स टू हैव अ हाउस ऑफ ओन, एवरीबडी वांट्स टू हैव अ हाउस ऑफ ओन, हाउस ऑफ ओन तो आ ही नहीं सकता, क्या आएगा, हिज ओन हाउस, क्या आएगा, हिज ओन, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, हिज आएगा क्योंकि ओन से पहले क्या आता है, डिटरमिनर आता है, तो अपने क्या लगा दिया, हिज। अब एक चीज देखो, क्या ओन के बाद में नाउन है, क्या ओन के बाद में नाउन है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। एवरीबडी वांट्स टू हैव अ हाउस ऑफ इज ओन, आई नो ऑल दीज आर ओन फॉर यू सो यू मस्ट क्लेम, ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में आया हुआ है, लास्ट वाला, I know all these are own for you, so you must claim your possession on them. अब यहाँ पे ना own for you नहीं होता, क्योंकि आपको पता है own से पहले आता है adjective, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखना चाहिए आपको, your own, क्या लिखना चाहिए, your own। अब देखो फिर से बताता हूँ own की बात है, पहली बात क्या थी कि own का मतलब है अपना, own से पहले कोई आर्टिकल तो क्या आता है, माई, आवर, योर, हिज, हर, ठीक है। अगर ओन के साथ नाउन है मतलब एडजेक्टिव है, अगर उनके बाद नाउन नहीं है बस। दोस्तों कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी सीडी नहीं बनती, सीधी क्या बनता है, एसडी, यानी कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनका कंपैरेटिव फॉर्म नहीं बनता, सीधा सुपरलेटिव फॉर्म बनता है। ईस्ट का ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट, टॉप मोस्ट। मोस्ट नदर्न होता है, नदर्न मोस्ट होता है, टॉप मोस्ट टॉप होता है, टॉप मोस्ट होता है, ठीक है, आसान है। ऐसे ही कुछ कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है दोस्तों, आउटर, अटर, अपर, इनर, इनका सुपरलेटिव फॉर्म देख लो क्या होता है। आउटर का आउटमोस्ट या फिर आउटर मोस्ट, अटमोस्ट या फिर अटर मोस्ट, अपर मोस्ट या फिर अपमोस्ट, इनर मोस्ट या फिर इनमोस्ट। मोस्ट आउटर गलत है ना, क्या होता है, आउटमोस्ट या फिर आउटर मोस्ट। मोस्ट अटर गलत है ना, क्या आएगा, अटमोस्ट। इसी के साथ दोस्तों अपना जो एडजेक्टिव चैप्टर है वो क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है जी, ये वाली पीडीएफ मैं भी टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं वो यहाँ इस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, एंजॉय योर डे।